नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर अपने यूट्यूब चैनल शांभवी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चैनल पूर्णतया समर्पित है समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी की अपनी एक अहम भूमिका है। साथियों, अभी तक हमने मोटा मोटी शुरुआत जो की है वह हिंदी की एकदम नींव है। इस नींव के तहत जो 3 शब्द हमने देखे थे, हिंदी भाषा एवं व्याकरण, इसमें हिंदी एक शब्द, भाषा एक शब्द और व्याकरण एक शब्द। हमने सबसे पहले भाषा समझी कि भाषा क्या होती है, भाषा शब्द कहाँ से आया है। मैंने आपको कहा कि मूल भाषा के भाष धातु से जो है भाषा शब्द का उद्गम हुआ है। उसका शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना, विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई जिन्हें हम विचार कहते हैं। भाषा की परिभाषा समझी हमने कि उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है या भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने जो है भाषा की विशेषताएं देखी थी कि अर्जित संपदा है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा का अपना मानक रूप है और अंतिम भाषा का स्वरूप जो है कठिन सी सरल की ओर होता है। ये हमने पढ़ा था। मनोवैज्ञानिक जो तर्क है भाषा को सीखने का कि सबसे पहले जो है हमने 3 योग्यताएं एक व्यक्ति को हासिल होनी चाहिए, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ऐसे ही हमने भाषा का जो है आगे भाषा में आगे बढ़े हमने, तो हमने हिंदी पे आए, हिंदी का विकास क्रम समझा कि कैसे लौकिक हिंदी और वैदिक हिंदी, लौकिक से पाली भाषा, प्राकृत भाषा और उसके बाद अपभ्रंश से, शोर से नहीं अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ। आगे हमने जो है अन्य बिंदुओं पे चर्चा की थी और कुछ शब्द जो है हम आए थे, एक छोटे छोटे शब्द आपको कुछ होमवर्क में मैंने दिए थे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा था, क्या? जिला। और एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा था, क्या? जिला। दोनों का ही अपना एक अर्थ होता है, दोनों ही वर्तनी की दृष्टि से सही है, लेकिन ये जो जिला शब्द है इसका अर्थ होता है क्या? चमक। और ये जो जिला शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? मंडल। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ शब्द और आपको होमवर्क में दिए थे कि एक मैंने कहा था कौन सा सही है, यह सही है या यह सही है, ये दोनों मैंने आपको दिए थे। तो यह जो है कौन सा सही है आपने पता कर दिया हो, गृह कार्य सही होता है। हालांकि ये दोनों ही शब्द अपने आप में सही है। इसका अर्थ है आकाशीय पिंड, ठीक है, और इसका अर्थ होता है क्या? घर। इसके अलावा भी हमने कुछ शब्द, एक जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि कौन सा सही है, ये सही है या यह सही है, ठीक है, यह सही होता है। और भी मैंने कुछ शब्द आपको दिए थे। देखिए, कमेंट बॉक्स में आपका किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया न करना दो चीजों की ओर इंगित करता है कि या तो आप गंभीर नहीं है या आप गंभीर हैं, सब है, नोट नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे एक, शायद आपने ये चीज आपको ध्यान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है 383 पद जो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने में आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी और इसमें लगभग 100 से 150 पद बढ़ने की संभावना है। तो 500 से 550 के पदों के बीच में आपको अंतिम रूप से वैकेंसी देखने को मिलेगी। समय नहीं है। जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो कई बार जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं।
तो मात्र देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि हमें लिखना होगा, हमारी गलतियां जो है वो यहीं सही होगी। एक शब्द मैंने आपको ये भी लिखा था, क्या यह शब्द सही है? तो यह शब्द सही नहीं है। क्यों नहीं है? बस गलत शब्द जो है इसके नीचे घ में जो है नुक्ता आता है। अब ये देखिए, नुक्ता, क्या यह शब्द सही है? क्या यह शब्द सही है? इसमें से नुक्ता जो मैं कहता हूं यहाँ पे, इस छोटी सी बिंदी को मैंने कहा है नुक्ता, तो इन दोनों में से किसका अर्थ होता है नुक्ता? तो देखिए, ये जो नुक्ता है इसका तो मतलब होता है क्या? मृत्यु भोज। इस शब्द का क्या अर्थ है? मृत्यु भोज। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं और यहीं पे जो है अपन हमेशा गलतियां कर जाते हैं। और यह जो नुक्ता है, यह इसके नीचे जो हम प्रयोग करते हैं, एक फारसी भाषा से जो है यह अडॉप्ट किया हुआ है। तो बहुत ही छोटे छोटी गलतियां हिंदी में होती है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का क्या अर्थ हुआ, उसके अलावा इन दोनों का क्या अर्थ है, ये गलत शब्द कौन सा गलत सही गलत होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है हिंदी में बहुत मायने रखती है। पुनः हम टॉपिक पे जाते हैं। होमवर्क जो दिया था उसकी चर्चा मैंने पहले की। पुनः टॉपिक कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, आप नहीं पूछेंगे तो मैं स्वतः नहीं जान पाऊंगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, तीनों ही चीजें बहुत आवश्यक है। और जिज्ञासा, मुझे लगता है कि जितने व्यूज आ रहे हैं तो मुझे ये तो लगता है कि हाँ, जिज्ञासा है, आप अनुकरण भी करते हैं, और शायद कहीं अभ्यास में कमी हो सकती है या अनुकरण के लिए आप अभी इतने तत्पर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए वैकेंसी सामने आ चुकी है। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था जिस दिन क्लास चली थी कि जो निकम्मे होते हैं उनके लिए वही बचता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब उस गलतफहमी को भी छोड़ दीजिए कि कोई मेहनत कर रहा है तो वो कुछ छोड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि अभी आप मुझसे जुड़े हैं, अभी भी हम जो है इस नई वैकेंसी के लिए पहले से ही लेट हो चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कई बार जो है इस हिंदी व्याकरण के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी जिन्हें मैं जानता हूं। तो यदि आप वाकई में इस वैकेंसी को लेके या इस पाठ्यक्रम को लेके, देखिए, न केवल सब इंस्पेक्टर, यदि आप आरएस के अभ्यर्थी है तभी 50 नंबर की जो है 50 अंक की व्याकरण यहाँ से एज इट इज पूछी जाती है। और देखिए, बहुत ही इजी होती है, बहुत ही सरल होता है व्याकरण का ज्ञान, कोई बड़ी बात भी नहीं है यदि आप अनुकरण और अभ्यास के दोनों चरणों पे खुद को खरा उतारते हैं। कोशिश हिंदी अभ्यास मांगती है, लेखन का अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास, इन दोनों के अभ्यास में हिंदी आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाएगी। चारों पेपर में से जो सबसे अच्छा स्कोरिंग पेपर है वो चौथा पेपर होता है। आरएस मेंस के अभ्यर्थी भी सुने, यदि आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जो मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा उसमें से आपके 50 नंबर के अंक की तो हिंदी व्याकरण, जो सीधा सीधा ये पाठ्यक्रम है जो सब इंस्पेक्टर का भी है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 48 से 50 नंबर के बीच में, मैंने यहाँ पे 100% कहा है। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं करूं मैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं आपको कि 45 प्लस अंक की जो व्याकरण आपके पूछी जाएगी आरएस मेंस में, इस बोर्ड पे पढ़ाए हुए शब्दों में से ही शब्द पूछे जाएंगे। ये आप आरएस मेंस का पेपर देके निकलेंगे, और यदि आपने ये पाठ्यक्रम चुना है, मुझे चुना है, तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे ये नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ही मानता हूं कि कैटेगरी वाइज कुछ अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा करने की, लेकिन स्पेशली जो वीडो कैटेगरी से है, एसटी वीडो से है या जनरल वीडो से है, उनके लिए तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। मैं कह रहा हूं कि यदि आपके सीधे सीधे 45 नंबर यहाँ है, अगले 70 में से आपने यदि 30 नंबर भी आप अचीव करते हैं, यदि प्राप्त करते हैं, तब भी आपके सामने यह मोटा मोटी आंकड़ा 75 नंबर, 75 नंबर का हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप
आपको यदि जान के यह आश्चर्य होगा कि जो आरएस मेंस का की अभी लास्ट कट ऑफ गई थी एसटी वीडो की, शायद 92 नंबर। आप विचार कीजिए, 92 नंबर में से यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 70 से 75 नंबर तो यहीं से आ रहे। बाकी के 3 पेपर में आपको जो आता है, जैसा आता है वैसा लिखेंगे तो मैं ही मानता हूँ कि कम से कम 30 नंबर तो प्रति पेपर हम प्राप्त कर ही सकते हैं। और मैं तो आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपके 45 अंक से अधिक जो प्रश्न पत्र है वो यहीं से बन जाएगा आपका हिंदी व्याकरण का आरएस मेंस के लिए। और सब इंस्पेक्टर का मैंने पहले से कहा था कि आपको 85 प्रश्न न्यूनतम, अधिकतम तो 90 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 80 से 85 प्रश्न तो आपको इस बोर्ड पे पढ़ाए हुए शब्दों में से ही पूछे जाने की पूर्ण संभावना बनेगी। ये देखिए, ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, लेकिन मैं ही मानता हूं कि जिस तरीके से मैंने कभी तैयारी की और मुझे जो हिंदी का एक जो छोटा मोटा ज्ञान है, जितना भी मुझे आता है, और मैं अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आने की संभावना नहीं होगी रहेगी, क्योंकि हम इतना पढ़ लेंगे कि आरपीएससी के पास क्या ऑप्शन रहेगा उससे बाहर भी कुछ पूछे। लेकिन देखिए, ये हम कयास लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। अंतिम रूप से यदि इससे बाहर पेपर जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि जितने भी नंबर आप हिंदी में अच्छे करेंगे, उस समय मैं मानता हूँ कि आपने 75 नंबर भी किए हैं, 75 से 80 क्वेश्चन भी, प्रश्न भी आपने अच्छे किए हैं, ये मान के चलना कि वो बहुत अच्छे प्रश्न है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपका कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया न देना सीधा सीधा ये कहता है कि आप विषय को लेकर गंभीर नहीं है, वैकेंसी को लेकर गंभीर नहीं है, अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि यह आपका निजी आपकी निजी राय है, निजी सोच है, आप इस पाठ्यक्रम से मेरे साथ जुड़े न जुड़े, लेकिन अगर कहीं से कुछ सीखने को मिलता है तो उसे सीख लेने में कोई भी नुकसान नहीं मानता हूं मैं, और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये यदि आप चाहे तो 1 मिनट का समय है, आप नोट कीजिए, उसके बाद हम पुनः टॉपिक पे आएंगे और लास्ट टाइम जब हमने जहां छोड़ा था वहां से हम आगे पढ़ते हैं। और आज से मैं कह रहा हूं कि हम अगली 4-5 कक्षाओं में जो भी पढ़ेंगे, अभी से आप ध्यान रखिएगा कि सब इंस्पेक्टर के यदि हम, मैं थोड़ा सा आपके सामने यह काटूंगा, देखिएगा, एक छोटा सा आप और समझिएगा। देखिए, मुझे भी लगता है कि ज्यादा ज्ञान देना, ज्यादा भाषण देना अच्छा नहीं है, कक्षा का समय हम वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ बच्चों में प्रतिभा बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वे समय पे जागते नहीं है, समय पे संभलते नहीं है, और अंतिम रूप से जब चयन होता है तो वो रह जाते हैं। तो देखिए, मैं ही टॉपिक भूल गया, आप नोट कीजिए, वापस मैं रिवाइज करता हूं मैं क्या पढ़ाने वाला था। आप 1 मिनट का समय आपके पास। माफी चाहता हूं, कहने में मैं ही निकल गया क्या कहने वाला था। देखिए, बात यह है कि 100 प्रश्न है, ठीक है, मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस समय आप 100 में से माइनस करते जाइएगा जो भी आपके सामने आएगा, और यहां से मैं आपको कह दूंगा, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं कहूंगा आपके सामने अब 97 प्रश्न बचे हैं जिनकी तैयारी करनी है। हमने 3 प्रश्न जो यहाँ से पूछने की संभावना रहती है, मोटा मोटी 3 प्रश्न जो यहाँ से पूछे ही जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न आप मान के चले, 100% संभावना है, उनकी तैयारी की। और मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ से ही ज्यादा पूछने की संभावना है, हालांकि हो सकता है ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से हम काटेंगे। अब जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि चलिए, यहां से इतने प्रश्न हुए, अब हमें इतने प्रश्नों की तैयारी करनी है। संधि पढ़ाई तो मैं आपको लेके आ जाऊंगा शायद 88 पे कि इतने प्रश्नों की तैयारी हो गई, और जो पढ़ाया उससे ही होगी, बाहर कुछ नहीं होगी। इसलिए थोड़ा गंभीर होना बहुत आवश्यक है। वैकेंसी पास में है, नुकसान आपका होगा, चाहे कहीं से भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, और जब फ्री कंटेंट मिलता है तो मैं कह रहा हूं उसे पढ़ने में तो आपको आलस्य कतई बरतना नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट, शायद मैं मानता हूं आपने नोट कर भी लिया होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखने जैसी है, अच्छी है, परीक्षा में पूछी जाती है, नहीं पूछी जाएगी तो इंटरव्यू में भी पूछ ले, ठीक है, स्पेशली आरएस मेंस और सब इंस्पेक्टर। अब हम टॉपिक पे आगे जाते हैं। हमने अंत में लास्ट टाइम हमने हमारी कक्षा खत्म की थी व्याकरण पे,
ठीक है, अब समझिए व्याकरण को हमने संधि विच्छेद किया था, तो मैंने कहा इसका संधि विच्छेद होता है वी धन आ धन करण। ठीक है, और यदि मैं इसे सही तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ निकालूं तो मैं कहूं कि इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। समझना, ठीक है, क्या भली भांति समझना। ठीक है, तो भाषा का हमने इस आधार पे परिभाषा बनाई कि व्याकरण जो है, हमने कहा था एक कृति है, एक रचना है, एक संस्करण है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, सभी आपस के पर्याय थे। तो व्याकरण जो है उस ग्रंथ को कहेंगे जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण कहा जाता है। हमने आगे देखा था कि व्याकरण के जो है वह 3 स्तंभ है। ठीक है, पहला स्तंभ क्या है, तो पहला स्तंभ होता है क्या, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, और उसके बाद वाक्य विचार। वाक्य विचार, यहां जहां तक मैं मानता हूं यहां पे शायद हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी जो पहले हिंदी का कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से कोर्स पढ़ चुके हैं, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब अपलोड हुआ, मैंने सोचा मैं खुद का भी तो एनालाइज करूं, स्वयं का निरीक्षण करना भी बहुत आवश्यक है, गलतियां कहीं ना कहीं पकड़ में आती है। तो ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो पहले से पढ़ चुके हैं, यदि इसे 2x मोड स्पीड जो है इसकी दुगनी करके भी आप पढ़ना चाहे तो आपको समय का बचाव रहेगा। और जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए तो मैं कहता हूं कि भागिए मत कहीं, 30-35 मिनट मैंने कहा इत्मीनान से बैठना आपको फायदा देगा। मैंने आपको पहले से कहा आदत पड़ी हुई है, और आदत इतनी खराब पड़ चुकी है उसे छूटने में टाइम लगेगा। या 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट के इन इंस्टाग्राम और अन्य सभी की वीडियो क्लिप्स ने हमारे याददाश्त को खत्म कर दिया है। हमें यदि आप दिन की 100 क्लिप, वीडियो क्लिप या रील्स देखते हैं, शाम को यदि आप खुद से पूछना या आपको कोई पूछे कोई एक रील बताओ जो आपको पूरे दिन की याद हो सही से, मैं आपको दावे से कहता हूं आप एक भी वीडियो याद नहीं रख पाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त को कमजोर करता है, चिड़चिड़ापन आता है, आप नहीं पढ़ पाते हैं लंबे समय तक बैठकर, उसके मुख्य कारण यही है। तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि आप चाहे 2x मोड पे भी इसकी स्पीड को करके देख सकते हैं, जो पुराने अभ्यर्थी पढ़ चुके हैं हिंदी माध्यम का कोर्स कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ा था, मुझे याद है जहां तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट टॉपिक पे जो यहां से हमारे प्रश्न बनते दिखाई देते हैं प्रश्न पत्र में कि वर्ण विचार। ठीक है, क्या होता है वर्ण विचार। ठीक है, तो देखिए व्याकरण का वह अंग, परिभाषा में वापस बोलूंगा और कोशिश कीजिए कि आप उसे लिखें, मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, तो आप चाहे लिखें वर्ण विचार। तो व्याकरण का वह अंग, व्याकरण का वह अंग जो जो हमें वर्ण के जो हमें वर्ण के वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, व्याकरण का वह अंग जो हमें वर्ण के वर्ण के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, उसे वर्ण विचार कहा जाता है या वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, अब मैं परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं कि
व्याकरण का वह अंग जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन में शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग, व्याकरण का वह अंग जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। ये देखिए आदतें पड़ी हुई है, मेरी खुद की आदत है, कोशिश करनी पड़ेगी, आदतें सुधरेगी। ठीक है, एक यकायक कोई चीज सही नहीं होती है, नहीं सुधर सकती, बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय लगता है। तो आप ये परिभाषा नोट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने ये परिभाषा नोट कर ली होगी। अब हमारे पास में शब्द है वर्ण, वर्ण विचार। ठीक है, सबसे पहले ही हमारे सामने यह शब्द है कि वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, आप खुद बताएं कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। आपके ऑप्शन देता हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन अ 44, ऑप्शन ब 52, ऑप्शन स 56, ऑप्शन द 48 और ऑप्शन सॉरी जो भी हो, अ ब स द क जो भी आया आपके सामने पांचों ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ अबव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अब जो बढ़ चुके हैं वो कहेंगे कि 52 सही है, कुछ कहेंगे 44 सही है, कुछ कहेंगे 56 सही है, 48 तो नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। देखिए तीनों ही सही है। निर्भर यह करता है कि आपको प्रश्न क्या पूछा गया है। क्या आपको यह पूछा गया है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है? क्या आपको यह पूछा गया है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? क्या आपको यह पूछा गया है कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी के मानक वर्ण जो देवनागरी लिपि के हैं उनकी मानक वर्णों की संख्या कितनी है? तो यदि मूल वर्ण की बात आएगी तो आप कहेंगे 44, कुल वर्णों की बात आएगी तो 52 और मानक वर्णों की बात आई तो हम कहेंगे 56। अब ये 56 कितने कौन कौन से हैं, 52 कौन कौन से हैं, 44 कौन कौन से हैं, इसकी शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, एक शब्द आपने सुना है वर्ण, एक शब्द आपने सुना है ध्वनि, एक शब्द आपने सुना है वो है शब्द, एक शब्द आपने सुना है वह है वाक्य। ठीक है, कई बार प्रश्न सीधे सीधे यहीं से पूछा जाता है और अभ्यर्थी यहीं से कंफ्यूज हो जाता है। एग्जामिनर अंदर नहीं जाना चाहता है, उसने ऊपर ऊपर से भी प्रश्न पूछ लिया
तो पूछ सकता है। और आप पिछले 10 साल के या 20 साल के जितने भी पेपर है आरपीएससी ने या अन्य किसी बोर्ड ने जो करवाए हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा। स्पेशली जो एसटीसी, बीएड, पीटीटी, ये जो जितनी परीक्षा होती है उनमें से छोटे छोटे ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत काम के प्रश्न हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने बीए कर रखी है, जिनमें उनका हिंदी जो है, एमए कर रखी है, जिनमें उनका हिंदी जो ऑप्शनल होता है, साहित्य होता है, वह भी गलती करते हैं। बस वजह यह है कि हमें यूँ लगता है कि यह तो हिंदी है, हमें आती है, और वाकई में हमें हिंदी नहीं आती है। कहीं मायनों में वो मायने क्या है वह हम समझेंगे। अब आपके सामने जो सबसे पहले शब्द है वह है ध्वनि। किसे कहते हैं ध्वनि? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। परिभाषा आप साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिखे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है। देखिए, कुछ परिभाषा लिखूंगा और कुछ यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है और सीधा सीधा यहीं से और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर एग्जामिनर ने चाहा तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है तो वर्ण किसे कहेंगे? तो देखिए, वर्ण किसे कहेंगे यहाँ समझे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। या परिभाषा लिख देते, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। या एक और परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप परिभाषा नोट करें और फिर मैं यहां से आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप इस परिभाषा से क्या समझे? ठीक है, सीधी सीधी सी बात है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जैसे क या फिर कुछ भी साउंड, कुछ भी आवाज जो आप सुनते हैं जो अस्पष्ट हो सकती है, उसे ध्वनि कहा जाता है। तो ध्वनि की क्या परिभाषा है? भाषा की सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? मौखिक इकाई। यदि प्रश्न में पूछा जाए
कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हमेशा उत्तर क्या होगा? ध्वनि। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी क्या लिखित इकाई, तो जवाब क्या होगा? वर्ड। परिभाषा नोट करें आप, 1 मिनट का समय है। ठीक है, परिभाषा नोट कर दी होगी। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। आपके सामने 2 ऑप्शन ही रखूंगा, ध्वनि और दूसरा है आपके सामने वर्ड। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या लिखवाई और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। वह चाहता है कि आप क्या सीखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाएगा? ध्वनि या वर्ड? इसका जवाब जो है आप मुझे अगली कक्षा में देंगे, और क्यों कहा जाता है उसकी वजह मैं बताऊंगा। ठीक है, आप एक प्रश्न नोट करें, उसके बाद हम 2 बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्वनि या वर्ण? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, और वजह क्या है वह हम अगली कक्षा में, इसका क्या कारण है कि क्यों इसे छोटी कहेंगे, क्यों इसे छोटी कहेंगे, किसे छोटी कहेंगे, उसका कारण जो है वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपन 2 परिभाषाएं और समझ लेते हैं। आपने प्रश्न नोट कर दिया होगा। ठीक है, अब हमारे सामने एक शब्द है, एक परिभाषा है कि भाषा की, सॉरी, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपके सामने एक शब्द जुड़ता है, क्या? अर्थ। देखिए, शब्द का जो है पर्यायवाची, यदि हम कहें, पर्यायवाची आप समझ ही गए होंगे, जानते भी होंगे छोटी छोटी कक्षाओं में। जैसे मैंने कहा कि आंख का पर्यायवाची, तो हम कहते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दीर्घ। इस प्रकार से जब हम कहते हैं, तो शब्द का पर्याय क्या होता है? शब्द का जो पर्याय है वही क्या है? शब्द का पर्याय अर्थ होता है। मतलब शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अर्थ, या अर्थ को ही हम क्या कहें? शब्द। दोनों एक ही बात है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वह क्या है? अर्थ, माफी चाहता हूं, शब्द। छोटी इकाई क्या है? शब्द है। ठीक है, छोटी छोटी परिभाषा है, आप नोट कीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अब कुछ आपके सामने अच्छा, इंटरेस्टिंग, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भावार्थ के आधार पर, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छी चीज है, जो हमेशा कई बार एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के
आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो किसके संबंध में बात कर रहा है। तो देखिए भावार्थ, अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हालांकि इसका जो जवाब है कि भावार्थ के आधार पे जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है, वाक्य है। और सबसे बड़ी इकाई पूछे तब भी वाक्य है। भावार्थ का क्या अर्थ हुआ, तो देखिए आप जब कक्षाओं में पढ़ते थे और हिंदी का पेपर आता था तो आपके सामने कुछ पद्यांश लिखा होता या गद्यांश लिखा होता और नीचे प्रश्न पूछा जाता था कि पद्यांश हुआ तो बताइए पद्यांश का क्या स्पष्ट करे, भावार्थ स्पष्ट करे। अर्थात एक संपूर्ण कोई पद्यांश या गद्यांश का जो है भावार्थ, और भावार्थ जो है वह कई शब्दों से मिलकर बनता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और इसी भावार्थ के आधार पे सीधे सीधे सब इंस्पेक्टर में और एफडीसी में एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पढ़ना है क्या, लोकोक्ति, मुहावरे, इस तरह से हम वो पढ़ते हैं। अंदर के एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि करत करत वो 9 2 11 होना, या फिर जो भी इस प्रकार से हम लोकोक्ति और मुहावरे। लेकिन एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है, वो वह अपने आप में बहुत पारंगत है। वह सीधे सीधे इस बिंदु से ही प्रश्न लेके आ गया। हम अंदर खोते रहे और वह सीधे सीधे प्रश्न लेके आया कि एमडीसी के और सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था 2016 का, शायद उसमें भी प्रश्न आया था, मुझे यहाँ जहां तक ध्यान है, कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। वाक्य क्या पूछा था, देखिए कि मुहावरे वाक्य है या मुहावरा वाक्य होता है, जो भी है। एक सेकंड मैं सही लिख देता हूं प्रश्न, कि मुहावरा वाक्य होता है जबकि जबकि लोकोक्ति जबकि लोकोक्ति वाक्यांश होती है। ऑप्शन अ इस प्रकार से था। एक मिनट आप ऐसा करें, इसको नोट कर दीजिए, उसके बाद इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और इस भावार्थ शब्द को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसी को टारगेट करते हुए एग्जामिनर ने यहाँ से एक प्रश्न पूछा था। और उस समय 90% बच्चों ने, 90% तो मैं मानता ही हूँ कि गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि हमें रटने की आदत जो पड़ी हुई है, नहीं समझना, इन चीजों को समझना ही है ये। और समझ, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको समझा कर ही मानूंगा। कक्षा के अंत तक आप हर बिंदु को अच्छे से समझेंगे। एक बार आप इन परिभाषाओं को नोट करें, उसके बाद इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न रिपीट होने की बहुत संभावनाएं होती है। आरएस मेंस में भी सीधे सीधे आपको 2 नंबर 2 अंकों के रूप में पूछ सकते हैं कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में अर्थ स्पष्ट करें, और सीधी सीधी एक लाइन आपको 2 अंक देगी वहां पर। ठीक है, आप एक बार नोट करें, फिर इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं अपन। मैं मानता हूं कि आप सबने यह नोट कर दिया होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या था, लोकोक्ति वाक्यांश है जबकि मुहावरा वाक्य है। ऑप्शन ब, लोकोक्ति वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश है।
लोकोक्ति एवं मुहावरा दोनों ही वाक्यांश है। ऑप्शन द लोकोक्ति एवं मुहावरा दोनों ही वाक्य है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं मानता हूं कि आरपीएससी अपने हर प्रश्न पत्र में 2 से 5 प्रश्न ऐसे बनाती है कि जिन्हें देख के लगता है कि नहीं, कुछ तो स्टैंडर्ड पेपर का होना चाहिए जो उन सभी बच्चों से उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को अलग करता है, जो रटता नहीं, पढ़ता है, समझता है। कंटेंट को समझना सबसे बड़ी बात है। यदि आप रटने पे ध्यान देंगे तो आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को सही से नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छे। कुछ ये कुछ दुर्लभ प्रश्न होते हैं, बहुत कम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो एग्जामिनर है वो बच्चे की समझ को चुनौती देता है। और ये प्रश्न ऐसा ही है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकोक्ति वाक्यांश है जबकि मुहावरा वाक्य है। लोकोक्ति वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश है। लोकोक्ति एवं मुहावरा दोनों ही वाक्यांश है। लोकोक्ति एवं मुहावरा दोनों ही वाक्य है। अब देखिए यदि हमें यहाँ पे कुछ भी समझने की जो आवश्यकता ज्यादा नहीं थी तो बताएं, तो देखिए सीधा सीधा यहां एक शब्द आता है लोकोक्ति। यदि इसी शब्द को तोड़े, इसी शब्द का संधि विच्छेद करें तो यहां पे शब्द आता है क्या? लोक प्लस क्या? उक्ति। यदि आपने पर्यायवाची पढ़ा है, ठीक है, तो उक्ति किसका पर्यायवाची है? वाक्य शब्द का ही उक्ति पर्यायवाची है। तो लोगों द्वारा या जनमानस द्वारा कहा गया वाक्य यहीं से स्पष्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है? लोकोक्ति वाक्य है, जबकि मुहावरा जो है वह कभी भी अपने आप में एक पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, वह हमेशा वाक्यांश होता है। और इसका सही जवाब था कि लोकोक्ति वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश है। यहीं पे समझना, यहीं पे रटना, दो चीजों का स्पष्ट अंतर जो है एग्जामिनर अभ्यर्थी का कर देता है। वह सीधे सीधे एग्जाम्पल में पूछ के उसने ऊपर ऊपर से पूछा कि बच्चे को यह तो पता होना चाहिए कि लोकोक्ति होती क्या है, मुहावरा होता क्या है। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, रिपीट होने की संभावना है। आरएस मेंस में भी 2 अंक का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप ये नोट करें तो यहीं से आपके उत्तर आ जाता है यदि आप समझ के पढ़े तो। इस प्रश्न को नोट करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की संभावनाएं बनती है पुनः। मैं मानता हूं कि आप सबने यह नोट कर दिया होगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे कक्षाएं पड़ी रहती है। अब यहीं पे हम आए थे, तो भावार्थ, जहां पे अर्थ स्पष्ट हो जाए, कहने वक्ता जो कहना चाहता है और जो श्रोता उसको सुन के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट कर दे। अब देखिए कैसे, समझिए। अब मैंने कहा कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई वाक्य, और मैंने कहा भावार्थ के शब्द, सॉरी, और भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या? वाक्य। दोनों में ही अर्थ है, लेकिन भाव से यह है कि जो आपने कहा वह सामने वाले ने पूर्ण रूप से समझ लिया। जैसे समझिए, यदि मैं आपके सामने कहूं कि आम, मैंने आपके सामने क्या कहा? आम। अब बताएं कि ठीक है, इससे एक अर्थ तो निकला। किसी ने इसे एक फल के रूप में समझा, किसी ने इसे इसके पर्याय जो कि सामान्य से समझा। तो इस प्रकार से देखिए,
दो दो अर्थ स्पष्ट हुए, दो दो अर्थ आपके सामने आते हैं कि एक तो आम से एक फल को हमने समझा, एक आम से हमने सामान्य या एक जो नॉर्मल जो कहा जाता है कि आम जो कि एक सामान्य रूप से जिसे हम शब्द कहते हैं, आम के दो अर्थ स्पष्ट हुए, लेकिन श्रोता नहीं समझ पाया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब तक मैं यह नहीं कहूंगा कि आम एक फल है, आम एक फल है, तब तक श्रोता को नहीं समझ में आया कि इस आम का मैंने क्या अर्थ निकाला है। तो इस आम का अर्थ जो है इस पूरे वाक्य में छुपा हुआ है, भावार्थ जो है इस पूर्ण वाक्य में छुपा हुआ है। तो अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, और भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, वाक्य है। देखिए मैं आपको पुनः कहूंगा, यदि आपको स्पीड कम लगती है तो आप मुझे बताएं, ज्यादा है तो बताएं। कमेंट बॉक्स आपके जितने कमेंट में सवाल आएंगे उतने अच्छे। मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है, मुझे यह सुनना है कि आपका प्रश्न कहाँ आता है। यदि मैं आपको पढ़ाऊं और आपके मन में प्रश्न नहीं है तो या तो फिर मेरे पढ़ाने में कमी है या फिर आप समझने के और उतने जिज्ञासु नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इससे आगे और हम अच्छे टॉपिक पे आएंगे, इसको हम वापस समझेंगे थोड़ा बहुत और प्रश्न को आगे से आगे इस टॉपिक को करेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।